हेलो स्टूडेंट्स। DPP 6 को स्टार्ट किया जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन DPP 6। ये फैराडे लॉ पर ही बेस्ड है, बट फैराडे का ये रीफॉर्मुलेटेड वर्जन है। दैट मीन्स प्रॉपर वर्जन, जिसको लोग इस तरह से लिख सकते हैं: इंटीग्रेशन E.dl इज इक्वल टू माइनस d phi/dt। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि ये जो d phi है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने को याद रखना है, ये जो फील्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, फील्ड यूज हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नो डाउट, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इसमें हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स इससे रिलेटेड पॉइंट समझेंगे। इसी को रीफॉर्मुलेशन या रीफॉर्मुलेटेड वर्जन ऑफ फैराडे भी कहा जा सकता है। सो प्रोसीड करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट है, फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसने बोला कि एक सिलेंड्रिकल स्पेस है और इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन है बी पैरेलल टू द एक्सिस, और इफ बी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, सो दैट सेज कि जो dB/dt है ये एक नंबर है के फॉर कांस्टेंट। फिर अपने को पता करना है कि ग्राफ कौन सा प्रॉपर ग्राफ है जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ बताएगा। सो ये स्टैंडर्ड है, आपके क्लास नोट्स में भी अवेलेबल है, डायरेक्टली वहां से देख सकते हो। सो जब ये इनसाइड वाले पोर्शन पर होता है तो ये लीनियरली ग्रो करता है, और आउटसाइड वाले पोर्शन पे जाता है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिकली नीचे जा रहा होता है। सो उसके बेसिस पर आप पाओगे कि ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्मूला अगर लिखने की बात करें तो फॉर्मूला इनसाइड के लिए एक फॉर्मूला रहता था, E इज इक्वल टू -R/2 dV/dt, और आउटसाइड के लिए फॉर्मूला जो निकलता था, मैग्नीट्यूड प्लॉट करने से माइनस कटा देंगे, और दूसरा आउटसाइड के लिए आता था कुछ तो R²/2R dV/dt। सो ये एज ए रिजल्ट याद रखना है ताकि हम लोग ए ऑप्शन को डायरेक्टली लगा सकें। और बी क्यों रॉन्ग है अगर ये देखना है एलिमिनेशन में, तो इनसाइड में ये कांस्टेंट बता रहा है जो कि फिजिकल नहीं है। ये क्यों रॉन्ग है क्योंकि आउटसाइड 0 बता रहा है जो भी केस नहीं है। ये क्यों रॉन्ग है क्योंकि ये इनसाइड वाले पोर्शन को लीनियरली नहीं बता रहा है। तो ऐसे जो मल्टी करेक्ट मतलब जो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हर एक ग्राफ के बारे में अपने को एक बार गो थ्रू करना जरूरी है कि क्या इश्यूज है। Question number 2. In a cylindrical region, uniform magnetic field B is perpendicular to the plane, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। PQ एक रॉड लगाया गया है इस रीजन में, कंडक्टिंग रॉड है, और अपने को बात करनी है P और Q में किस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो हायर वोल्टेज होगा या हायर पोटेंशियल का पॉइंट है P और Q में, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है। सो अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा। इसको समझने के लिए अगर डिटेल में जाना है तो मैं एक बड़ा फिगर बताता। ये लूप है, स्पेस है बेसिकली, जिस स्पेस पर हम लोग फील्ड की बात कर रहे हैं, और एक दूसरा कंडक्टिंग रॉड भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो ये पी क्यू कंडक्टिंग रॉड है छोटा सा, उसी फिगर को हाईलाइट किया गया। P point is here, Q point is there, PQ points are 2 points। सपोज को एक सेंटर का पॉइंट पकड़ते हैं C और इसको ऐसे ज्वाइन करा देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर है, और क्लास में भी वी डेल्ट इट। आई एम स्टिल एक्सप्लेनिंग अगेन। सो ये जो ट्रायंगल बन रहा है PQC, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इससे फ्लक्स पास हो रहा होगा, इनसाइड की तरफ फ्लक्स पास हो रहा होगा। और ये जो फील्ड के बारे में बात किया गया है, फील्ड इंक्रीजिंग विथ टाइम, दैट मीन्स इसका जो dB/dt है ये पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है फ्लक्स इस ट्रायंगल से ग्रो कर रहा है। तो अगर फ्लक्स इस ट्रायंगल से ग्रो करेगा तो इस पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, एक इंड्यूस करंट आएगी। अगर पीसी और सीक्यू को भी हम कंडक्टिंग लेते हैं, एक मिनट के लिए इमेजिन करते हैं कि ये जो पूरा एक कंडक्टिंग ट्रायंगुलर लूप है और करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है। नाउ व्हेन यू लुक एट द करंट डायरेक्शन एज पर द लेंस लॉ, फील्ड अंदर की तरफ है, बढ़ रही है, फ्लक्स अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए एक ऐसा करंट रन करेगा।
यू मस्ट बी एबल टू डिटेक्ट। अगर ये ऐसा करंट रन करेगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आया होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ही तो इस करंट को रन कराता है ना। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो वी आइडेंटिफाइड कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो बेसिकली उसमें पीक्यू का वर्जन होगा प्लस क्यूसी का पार्ट आएगा प्लस सीपी का पार्ट आएगा। ये तीनों इंड्यूस्ड ईएमएफ का कलेक्शन टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने वाला है। मेकिंग सेंस? अच्छा, अगर ये तीनों का बनने वाला है, वी नो कि इसकी जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती हैं वो इस तरह से सर्कुलर रहने वाली हैं, सर्कुलर फील्ड रहने वाली हैं। उसकी वजह से आप देखोगे जो पीसी सेगमेंट है इसमें ई डॉट डीएल कितना आ जाएगा, फैराडेज का ई डॉट डीएल। इंटीग्रेशन अपने को करना है ई डॉट डीएल, इसको अलग अलग पार्ट में परफॉर्म करना है। सो ये टोटल आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ था। सीपी सेगमेंट में आप पाओगे ई का डायरेक्शन इज गोइंग टू बी टेंजेंशियल, और एल जो आपका दिख रहा है एल परपेंडिकुलर है, आई मीन लाइक दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री यू कैन ऑब्जर्व, राइट। सो इसका मतलब है ये जो पीसी सेगमेंट है ये जीरो हो जा रहा है, क्यूसी है वो जीरो हो जा रहा है। इसको आप ऐसे भी याद रखते हो कि रेडियल डायरेक्शन में अगर आप चलते हो तो कोई भी ईएमएफ नहीं आता है। इसका मतलब है जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है वो केवल और केवल पीक्यू सेगमेंट में है, नॉट सो व्हाट। इसका मतलब ये जो पीक्यू है बैटरी का काम कर रहा है, तो ये पीक्यू कुछ ऐसी बैटरी का काम कर रहा है, ये छोटा टर्मिनल ये बड़ा टर्मिनल, तभी ये करंट को इस डायरेक्शन में रन करा पाएगा। तो अगर बैटरी को इमेजिन करो या उसके पोलैरिटीज को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि बड़ा टर्मिनल Q की तरफ आ रहा है, सो Q विल बी हायर वोल्टेज, P विल बी एट अ लोअर वोल्टेज। ये इसलिए क्योंकि करंट को इस डायरेक्शन में रन कराएगा, और ये खुद सोर्स ऑफ द करंट है इसलिए, और दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ द करंट इन दिस इंटायर ट्रायंगल, सो Q must be at higher potentials। ऑप्शन आप देखोगे बी ऑप्शन मैच कर जाएगा, Q will be at higher potential। सो छोटा सा अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये डायरेक्ट है, इसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन Q को प्लेस किया गया है इस P पॉइंट पर, और सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को वैरी कराया जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अगेन इंक्रीजिंग विथ टाइम एट अ कांस्टेंट रेट। सो डीवी बाई डी टी अपने को कांस्टेंट पता है, P पॉइंट ऑन द बाउंड्री है, सो P पॉइंट पर फील्ड अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे इंड्यूस्ड फील्ड डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो ये कुछ ऐसा आएगा माइनस आर बाई 2 dv by dt। ये कहाँ से है, माइनस तो डायरेक्शन को लेकर के है, और मैग्नीट्यूड r by 2 dv by dt ये कैसे है, ये कंटिन्यूअस फील्ड होती है। अभी जो ग्राफ देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में E वर्सेस R, इफ आई ड्रॉ इट, और आप बार बार ऐसे ड्रॉ किया करो ताकि आपको समझ में आता रहे। आप इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो तो ये इनसाइड से लिमिट लेके देखो या आउटसाइड से लिमिट लेके देखो, ये वैल्यू होने वाली है। मैग्नीट्यूड लेके जाओगे तो माइनस नंबर होगा, राइट। तो अगर ये फील्ड इसकी डायरेक्शन की बात करें, सिंस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी वजह से आप पाओगे कि करंट इसका, अगर यहाँ पे कंडक्टिंग लूप रखा गया होता, तो करंट इस तरह से चल रहा होता। दैट मींस यहाँ पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड वाइज, सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे रखा गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। So force on the charged particle, which is electron, will be experienced toward that side, and we call that side as a lift, towards lift। तो towards left, right ऐसा कुछ तो लिखा गया है, जीरो आंसर नहीं है, तो लिफ्ट के दो ऑप्शंस बचते हैं, उनमें से फिर कॉन्सेप्ट करना है। देन यू कैन थिंक ऑफ कि फोर्स की जो वैल्यू रहेगी वो Q इंटू ई रहती है। अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से जाओ तो ये आ जाएगा E, इसने एक्सेलरेशन मांगा है, राइट। तो एक्सेलरेशन होगा तो अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। ये फोर्स आ गया तो फोर्स आ जाएगा E R by 2 dv by dt, एंड वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन, सो यू कैन क्लेम कि एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स डिवाइड बाय मास आने वाली है, और दैट विल बी हाउ विल बी देयर, जिससे अपने को ए ऑप्शन मिल जाएगा। सो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, नो नीड टू डायरेक्ट कि ये फॉर्मूला कैसे है, दिस इज स्टैंडर्ड, एज अ स्टैंडर्ड आपको यूज कर लेना। अंडरस्टूड? इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेन में बहुत पॉपुलर है। सो और एक बार आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, और अगर अभी इजीली नहीं कर पा रहे हो तो रिवीजन प्रैक्टिस इज द की।
लुक एट द नेक्स्ट वन, फोर्थ। उसने बोला एक अरेंजमेंट है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड दिखाए जा रहे हैं, ए बी सी डी करके कुछ तो अरेंजमेंट दिया है। ये कांस्टेंट करंट का सोर्स है, यहाँ से करंट फ्लो करने वाला है और उस करंट की वजह से ये पी क्यू जो बार है उसको रिलीज किया जाएगा, तो उसका मोशन देखना है। तो बोला है इफ द रॉड पी क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हाट हैपेंस। सो जब कोई चीज रेस्ट से रिलीज किया जाता है, मोशन के बारे में बात करनी होती है, तो अपने दिमाग में काइनेमेटिक्स, एनालॉम, बेसिकली मैकेनिक्स के पार्ट्स आते हैं। और मैकेनिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह जाता है उसका फ्री बॉडी डायग्राम रहता है। तो आप पी क्यू का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे पी और क्यू का, एंड लुक एट द फोर्सेस, यू विल फाइंड कि एक नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा और ऊपर की तरफ, ऊपर क्यों है वो समझते हैं। ऊपर या फिर नीचे एक बार चेक करना पड़ेगा करंट कैसे जा रहा है। हॉरिजॉन्टल फील्ड इज दिस, तो जब इस पे करंट चलेगा या फिर करंट एक सोर्स है, कंडक्टिंग फ्री टू स्लाइड है, तो एक दूसरा फोर्स भी लगेगा। अभी इतना बोल सकते हैं कि दूसरा फोर्स लगेगा। डायरेक्शन विल डिटरमाइन डिपेंड ऑन द करंट का डायरेक्शन कैसे जा रहा है। लेट्स से अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में गया, इमेजिन करते हैं केसेस को, अगर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, सो या तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी या तो इस डायरेक्शन में जाएगी, राइट। इन केस अगर हम लोग करंट उससे वॉच करें, किससे, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो करंट किस डायरेक्शन में जाएगी, जब ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा ग्रेविटी से, तो उस केस में आप पाओगे कि फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़ेगा। फ्लक्स अगर बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए करंट इस तरह से रन करनी पड़ेगी। तो अगर वो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, इस तरह से लेफ्ट की डायरेक्शन में, तो एल क्रॉस बी का फोर्स ऊपर आ जाएगा और ये भी करंट का कुछ तो डायरेक्शन होगा, तो ये जो फोर्स है ये अपसाइड डाउन साइड में कहीं नहीं आ सकता है। डाउन साइड आएगा तो डेफिनेटली ये डाउन साइड चलेगा। अपसाइड वाला पॉइंट देखते हैं। तो अगर ये अपसाइड आया होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फोर्स अपसाइड आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी आई एल इंटू बी, आई एल इंटू बी। नो, इसने आई के बारे में अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो टोटल करंट अगर एडअप हुआ और ये फोर्स बड़ा निकल गया, तो फिर आप पाओगे कि ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ये नंबर हम इससे छोटा हो गया तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, और फील्ड के बारे में, कांस्टेंट करंट है उधर, तो कांस्टेंट करंट जा ही रहा था। एक दूसरा जो करंट आएगा उसके बारे में अपने को बात करनी पड़ेगी। इफ द रॉड इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, इसको रेस्ट से रिलीज किया गया, तो रेस्ट से रिलीज करने के बाद ये कांस्टेंट करंट का सोर्स है। और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला इसने? नहीं बोला है। वर्टिकल प्लेन, करंट सोर्स, अपर एंड, PQ is conductor or which is free to slide on this magnetic field exists space. If PQ is released from the race, so what happens? सिंस ये कांस्टेंट करंट का सोर्स है, ओके, क्रक्स पॉइंट यहाँ पर ही है। अगर ये कांस्टेंट करंट का सोर्स है तो ये इस सर्किट में वही करंट चलाएगा, किसी और करंट को इनवाइट ही नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई और करंट आएगा, यहाँ से एक पर्टिकुलर करंट जा सकती है, तो ये मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि वो करंट एक ही वैल्यू को लेके चलेगा जो इसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है, और एल बी के बारे में अपने को पता चला कांस्टेंट है, एम जी के बारे में पता चला कांस्टेंट है, तो सब कांस्टेंट चल रहा है। तो या तो ये एक्सेलरेट अपसाइड करेगा या तो एक्सेलरेट डाउनसाइड करेगा, जिधर भी करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से करेगा। सो यहाँ से अपना आंसर दे देंगे। इसमें आपको याद में आएगा कि ऐसा कंफ्यूजन आएगा कि फैराडे के अकॉर्डिंग भी एक करंट चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, और ये भी एक करंट चलाएगा, डेफिनेटली चलाएगा। बट सिंस ये कांस्टेंट सोर्स है और अपने पास एक ही लूप है, तो इन सिंगल लूप यू विल फाइंड अ सिंगल करंट हैज टू गो, and this source supplies a particular current. So whatever the current is coming from here, the same current has to run in this circuit. वो कैसे मैनेज हो रहा होगा, फिर ये अपना डिवाइस डिसाइड करेगा कैसे मैनेज करना है, उसको इंड्यूस करंट को अकोमोडेट करते हुए सेम करंट चलेगा। उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये फोर्स कांस्टेंट हो गया, ये फोर्स कांस्टेंट हो गया, किसी एफबीडी में दो कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट। डायरेक्शन अपसाइड डाउन साइड बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड कैन बी डिसाइडेड, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, या तो अपसाइड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा या डाउन साइड। इसे लास्ट डीबी में हम लोगों ने किया था, यहाँ पे अगर सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगाया गया था तो फिर वो एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा था, यहाँ पर कांस्टेंट चलेगा क्योंकि करंट फिक्स कर दी गई है। Question number 5, a circular loop of radius 1 meter is placed in a varying magnetic field V is equal to 60। ये तो बहुत इजी है, और आपसे पूछा गया है कितना है,
इंड्यूस्ड ईएमएफ आने वाला है, सो अब बोलोगे फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी v into pi r square. So EMF is going to be equal to minus d phi by dt. D is a function of time, so you can write it as minus pi r square into dp by dt. dv by dt you can easily find from there. That's 6. You can simplify. You get your answer. निकालने के बाद चेक करना कि करेक्ट आंसर आता है या नहीं. Quite easy है. In the previous question, find the average electric field, जो कि कोई इंड्यूस वाले की बात हो रही है. Tangential direction induced due to changing magnetic field. Yes, so किसी पॉइंट पर लेट्स से अगर यहाँ पर हमको फील्ड निकालनी है, सो वी नो कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है और इसके हर एक पॉइंट पर r डिस्टेंस पे कैसा रहता है, ये कांस्टेंट रहता है. सो इसने पूछा कि फाइंड द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, और जो उसकी रेडियस रही होगी उसी रेडियस पर अपने को फील्ड की वैल्यू चाहिए. तो लोग जानते हैं कि ये फील्ड के अंदर है, इसलिए स्क्वायर फील्ड का जो वैल्यू रहा होगा दैट इज r/2 dv/dt. dv/dt निकालना आपके बात है. इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो b की वैल्यू 60 दिया गया था, एक बार में अपना आंसर भी है, ये 6 आ जाएगा, ये बेसिकली 3r होगा. r को 1 मीटर दिया गया है तो e की वैल्यू 3 आ जाएगी इन प्रॉपर ऐसा यूनिट में. सो ये एक पर्टिकुलर लोकेशन में, इसको अगर एवरेज आउट करोगे इंटायर पाथ में तो भी वही आएगा, क्योंकि हर एक लोकेशन की उसकी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है. अच्छा, ये जो हम लोग एवरेज आउट कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड का कर रहे हैं. डायरेक्शन वाइज देखोगे तो फिर ये टोटल वेक्टर सम कैसा हो जाएगा, 0. सो इसका एवरेज वैल्यू जो आएगा वो 3 आ जाएगा इन दिस इंटायर लूप. Question next, in the above the previous question, find the current in the loop. So we need to find the current. Current is going to be the EMF that get calculated divided by resistance. Resistance given a per unit का length का, so उसका यूज करके आंसर बता सकते हो. Question number next, which is 8. It says an equilateral triangle side A का इस फिगर में जो दिख रहा है वो बनाया गया है, डायमीटर दिया गया है, सेंटर दिया गया है और B की जो वैल्यू है वो KT के बराबर है. दैट मींस यूनिफॉर्मली वो चेंज कर रही है, the rate of change constant ऐसा कह सकते हैं. Then show by the vector the direction, subjective है, so और simple options हैं, one by one उनके बारे में लोग बात कर सकते हैं. Show by vectors the direction of the induced electric field E at the 3 sides of the triangle. So triangle you can visualize, this is triangle AC and then AB and then BC. फील्ड कैसे रहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो उसकी करंट अगर कोई लूप रखेंगे तो करंट कैसे चलेगा, तो आप पाओगे कि वैसा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा. तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन में ही रहती है. तो आप पाओगे कि इसकी जो फील्ड लाइंस आएंगी वो कोसेंट्रिक सर्कल्स आएंगे, ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी. ABC वो जो भी अपने पास ब्रांचेस हैं ट्राइंगल के उस पर दिखा सकते हैं, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके. इजी हो गया. व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन साइड AB, BC, CA एंड टोटल. तो पहले टोटल निकाल लेते हैं. सो टोटल को अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल दिया गया है और ये सेंटर पॉइंट है, इसका नाम ACB दिया गया है. इसकी जो फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर है. सो आप पाओगे कि अगर एक ट्राइंगल का एरिया निकल के आ गया तो पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं. उसमें पूछा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो फ्लक्स निकालेंगे, उसको डिफरेंशिएट मानेंगे. तो फ्लक्स की वैल्यू आएगी B इनटू एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड लेंथ A दिया गया हो. सो दैट्स गोइंग टू बी √3/2 A स्क्वायर, और इनफैक्ट 4 कर देंगे क्योंकि 1/2 भी लगाना होता है. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट टेक का, और B की वैल्यू KT रखेंगे तो phi जो आ रहा है दैट इज K times T into √3 A square by 4. So how much induced EMF d phi by dt? d phi by dt turn out to be √3 A square by 4 into K. ये जो इंड्यूस्ड EMF की बात हुई ये इंटायर लूप में है, ट्रायंगुलर लूप के अंदर, राइट, जिसमें AB, BC, CA तीनों डायमेंशंस इन्वॉल्व है. तो एक ऑप्शन है कि व्हाट इज द टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, सो दैट इज द टोटल अमाउंट. फिर आपसे पूछता है कि AB और BC का अलग अलग बताओ. अब देखो AB और BC जो है ना वो सिमेट्रिकल है एज पर द पोजीशन, तो सिमेट्री से कह सकते हैं दोनों का बराबर रहा होगा. अच्छा, तीनों का सम ये नंबर है, AC का कितना रहा होगा, 0 रहा होगा. सो आप क्लेम करोगे कि EMF अक्रॉस AC इज गोइंग टू बी 0 क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में EMF नहीं आएगा. दूसरा, EMF ऑफ AB is equal to EMF across BC.
एंड तीनों का सम ये नंबर है, तो ये नंबर जो आ जाएगा √3/8 a² k। मैं बहुत टाइटली किया है, शॉर्ट में किया है, यू कैन थिंक ऑफ कि प्रॉपरली कैसे किया जा सकता है, बट क्रक्स है कि AC का क्रॉस बिल्कुल नहीं आएगा, इन दोनों में बराबर आएगा और टोटल उनको पता रहेगा तो इंडिविजुअली बता सकते हैं। F पार्ट कहता है, डज द अबव रिजल्ट टैली विद द इंड्यूस्ड ईएमएफ कंप्यूटेड यूजिंग फैराडेज लॉ? यस, फैराडे लॉ से भी निकाला जा सकता है और यहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों से टैली करेगा क्योंकि बोथ आर द सेम एस्पेक्ट्स। सो ये DPP6 है, इजी था और आप अच्छे से कर लीजिए, और किसी में डाउट रहे तो उसको डिटेल में समझ सकते हो और अदरवाइज पूछ भी सकते हो। थैंक यू।